अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 46 ये अब हम डिस्कस करते हैं ज़रा. फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम दैट द डेट टुडे इज 31 अगस्त 2022. ये एक एजम्पशन इसलिए दिया जाता है कि ये जिस अटैम्प्ट में ये एग्ज़ाम आ रहा होगा, पेपर आ रहा होगा, वो मार्च की अटैम्प्ट होगी, तो उन्होंने कहा कि आप एज्यूम कर लो कि आज 31 अगस्त है, ताकि वो ईयर एंड गुजर चुका हुआ हो और अब आप रिटर्न फाइलिंग करें. ये इसलिए ये एक सेंटेंस लिखा जाता है. अच्छा, इसमें अब जो सवाल की जो रिक्वायरमेंट है, पहले ज़रा वो देख लेते हैं कि सवाल आपसे रिक्वायर क्या कर रहा है. रिक्वायरमेंट को बहुत ध्यान से देखा करें. इसमें बाद अच्छी बातें भी लिखी होती हैं जो आपके फ़ायदे की होती हैं. Under the provision of income tax ordinance, rules made thereunder compute total income, taxable income, and net tax payable by or refundable. ठीक हो गया जी. Use accrual basis of accounting. Now इसका मतलब कहीं पे ये कोई पंगा हो सकता है कि कैश बेसिस हो और आपने accrual basis फॉलो करना हो. ठीक है, इस तरह की कोई सिचुएशन आ सकती है. उसके बाद एक और नोट है, योर कंप्यूटेशन शुड कमेंस विद प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिगर. तो इससे क्या मुराद हुई? इससे मुराद ये हुई कि ये जो कल हमने सवाल डिस्कस किया था, इसमें हमने ये जो दो मेथड डिस्कस किए थे, अब हम कौन से मेथड को फॉलो करेंगे? ये वाला, क्योंकि हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स से अपनी कंप्यूटेशन स्टार्ट करनी है. इग्नोर मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113. मिनिमम टैक्स को कंसिडर ना करो, यानी कि आपने टर्नओवर के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके टैक्स पेबल से कंपेयर नहीं करना. उसके लिए वैसे भी टर्नओवर कितना होना ज़रूरी है? 100 मिलियन का टर्नओवर होगा तो फिर वो मिनिमम टैक्स अप्लाई होता है. ठीक है. सो अगर ये सेंटेंस ना लिखा हो तो ये 100 मिलियन की लिमिट थी ना टर्नओवर, एओपी और इंडिविजुअल का ही सवाल आपको आएगा. तो 100 मिलियन से ज़्यादा का अगर टर्नओवर है, सेल्स है, तो फिर इसका मतलब कि मिनिमम टैक्स भी अप्लाई करना होगा. ओके, अब अगर यहाँ पे आप सवाल में देखें टर्नओवर कितना दिया हुआ है? 29 मिलियन बन रहा है ना, क्योंकि रुपीज़ इन 1000 है, तो 29 मिलियन बन रहा है. तो ये तो वैसे ही मिनिमम टैक्स की लिमिट से नीचे है, क्योंकि पहले मिनिमम टैक्स की लिमिट 10 मिलियन होती थी, तो उस वक्त वो अप्लाई हो जाना. सो अब हम जो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो इस फिगर से करेंगे, 6427,000. ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, और मेरी जो पहली वर्किंग बनेगी दैट विल बी फॉर बिजनेस इनकम. और ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेते हैं. और अब इसमें देख लेते हैं हमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सो यहाँ पे उसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, फाइनेंशियल चार्जेस हैं, अदर इनकम है. जिसमें गलती होगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर को अब हमने करेक्ट करना है. द अबव अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस एंड स्टॉक इन ट्रेड हैज़ बीन वैल्यूड ऑन प्राइम कॉस्ट मेथड. However, Shahid wants to change the method of accounting from cash basis to accrual basis. वो आप रिक्वायरमेंट में भी पढ़ चुके हैं कि आपने accrual basis of accounting जो है वो फॉलो करना है. Now ये जो basis of accounting है, इसका पहले ज़रा इम्पैक्ट समझ लेते हैं कि जो बिजनेस इनकम है उसमें हमने basis of taxation के बारे में कुछ बातें पढ़ी हुई हैं. ठीक है, और यहाँ पे करके ये स्टॉक एंड ट्रेड से मुतालिक जिस वक्त बात हो रही थी, तो ये एक डिसीजन ट्री हमने डिस्कस किया था. सो इसको एक दफ़ा फिर से डिस्कस करेंगे हम. ज़रा मैं यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ. अच्छा जी, अब देखें, पहली चीज़ ये समझिए, अब अकाउंटिंग की बात है, थोड़ी सी रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि जिन्होंने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई उन्हें समझ आ जाए कि आपके पास साल का शुरू जब हुआ तो कुछ ओपनिंग स्टॉक पड़ा था. फर्ज कर लेते हैं कि वो 10 यूनिट्स थे और 100 रुपये का एक यूनिट था. तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक की जो वैल्यू होगी वो कितनी बन जाएगी? 1000 रुपये. 10 यूनिट है, 100 रुपये का एक यूनिट है. उसके बाद आपने ड्यूरिंग द ईयर क्या किया? परचेजेस की, और लेट्स से आपने 200 यूनिट्स बाय किए और एक यूनिट आपको लेट्स से 110 का मिला. ठीक है, तो अब इसका मतलब परचेजेस की वैल्यू मैं डिटरमिन कर सकता हूँ 22,000. और जब साल ख़त्म हुआ तो आपके पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक था. क्लोजिंग स्टॉक लेट्स से हमारे पास 15 यूनिट्स थे.
अब प्रॉब्लम ये है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 15 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी। सो अगर मैं लाइफो मेथड फॉलो कर रहा हूँ, फाइफो फॉलो कर रहा हूँ या वेटेड एवरेज फॉलो कर रहा हूँ, उस पर डिपेंड करेगा। तो लेट्स से हम आसानी के लिए इसको कह देते हैं कि ये अभी हम टैक्स लॉ की कोई बात नहीं कर रहे, मैं एक अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा हूँ। सो फाइफो मेथड है, तो इसका मतलब जो यूनिट पहले आया था वो पहले बिका होगा। तो अगर 15 यूनिट बच गए हैं तो वो किस में से बचे होंगे, इसमें से या इसमें से? इसमें से बचे होंगे ना, क्योंकि जो पहले पड़ा था वो पहले बिक गया होगा। ठीक है, तो 15 यूनिट है तो ये कितने वाला होगा? 100 वाला, सॉरी 110 वाला। ठीक है, 110 वाला। तो ये कितने बन जाते हैं? 16,500 ना, 1650, 1650। ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया ना। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो यूनिट सेल हुए हैं, जो यूनिट सेल हुए हैं वो कौन कौन से हैं? सोल्ड यूनिट्स 10 यूनिट बिके हैं 100 वाले, और बाकी कितने यूनिट बिके हैं मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ, कैसे पता चल रहा है आपको कि 15 यूनिट बचे हुए ना इसमें से, तो इसका मतलब 185 इसमें से सेल हो गए। सो 185 सेल हुए हैं 110 वाले, तो ये बन गया 1000, और ये कितना बन गया? 20,350। और अगर मैं इसको ऐड कर लूँ तो 21,350। तो अब ये जो सोल्ड यूनिट्स हैं, क्या मैं ये फिगर मैंने बनाई इसको मैं कह सकता हूँ कि ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है? कह सकता हूँ, यही तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स है। कितनी? 21,350। और इसको कैलकुलेट करने का एक डिफरेंट मेथड क्या है कि ओपनिंग स्टॉक में जमा कर दें परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दें। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो क्या बन जाता है? 21,350। ठीक है, सो ये मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो अब यहाँ से मुझे क्या समझ आया? मुझे समझ ये आया कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे वर्कआउट होती है, ओपनिंग स्टॉक जमा परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्या बन जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और अगर मेरे पास सेल्स का फिगर दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ सेल्स इसमें से माइनस कर दूं तो क्या बन जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछने लगा हूं एक सवाल कि ये जो प्रॉफिट की फिगर है इसमें ओपनिंग स्टॉक जमा हुआ है या माइनस हुआ है? सोच के बताएं। प्रॉफिट की फिगर में ओपनिंग स्टॉक जमा हुआ है या माइनस हुआ है? हाँ जी, माइनस हुआ है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट में क्या हुआ था? ऐड हुआ था, और कॉस्ट सेल्स में से माइनस हुई। तो ये बात समझ आ गई भी सबको? ठीक है। और इसी तरह अगर मैं इसी प्रॉफिट में बात करूं कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो प्लस हुआ है या माइनस हुआ है, तो वो आपको अब समझ आ गया कि वो तो प्लस हुआ है, क्योंकि वो कॉस्ट में से क्या हो रहा था? माइनस हो रहा था, और कॉस्ट सेल्स में से माइनस हो रही थी। तो इसका मतलब प्रॉफिट में एक्चुअली वो जमा हुआ है। ठीक है, ओके। सो अब अगर मेरे पास, अब सवाल के अंदर मेरे पास कौन सा फिगर है? सवाल में जो फिगर मैं जिससे काम शुरू कर रहा हूँ अपना, वो कौन सा फिगर है? प्रॉफिट का फिगर है। और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक्स बताए गए हैं और ओपनिंग स्टॉक्स बताए गए हैं। ये बताया मैंने, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। अब मैं बेसिकली शिफ्ट करने जा रहा हूँ किसके ऊपर? कैश बेसिस से अक्रूवल बेसिस के ऊपर। और ये जो कैश से अक्रूवल बेसिस पे शिफ्ट होना है, इसके लिए मुझे ये स्टॉक इन ट्रेड वाली जरा इक्वेशन दोबारा से रिवाइज करनी पड़ेगी कि ओपनिंग स्टॉक तो वही होगा जो आपके सब्सिक्वेंट पीरियड यानी पिछले पीरियड से जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। यानी कि ये जो ओपनिंग स्टॉक की फिगर है ये तो ब्रॉड फॉरवर्ड ही होगी, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर है उसके लिए मुझे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक डिटरमिन करने के लिए मैं क्या करता हूँ? कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लेस। और कॉस्ट डिटरमिन होती है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हो तो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन, और अक्रूवल बेसिस हो तो सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है। सो अब अगर मैं अपनी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस करने जा रहा हूँ तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक किसके ऊपर वैल्यू होना चाहिए? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर। ओके, अब इस सवाल का इंफॉर्मेशन देखें तो इसका मतलब ये कि अगर मैंने किसी फिगर के साथ कुछ प्ले करना है तो वो कौन सा वाला स्टॉक होगा? वो क्लोजिंग। ओपनिंग तो वही होगा ना जो प्रीवियस पीरियड से आ रहा है, और वो यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर उसने जो भी एड लेस होना था वो हो गया। ओपनिंग स्टॉक को मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है।
क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्या है, स्टॉक इन ट्रेड यूजिंग प्राइम कॉस्ट मेथड और स्टॉक इन ट्रेड यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड। तो मेरे लिए एक्सेप्टेबल मेथड कौन सा होगा अगर मैं अक्रूवल बेसिस फॉलो करता हूँ, कौन सा होगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो मैंने बेसिकली कौन सा मेथड फॉलो करना है क्लोजिंग स्टॉक के लिए, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो ये 3200 शुड बी द फिगर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक्स हमने जो ऊपर प्रॉफिट्स के अंदर लिखे हुए हैं वो कौन से लिखे हुए हैं, ठीक है। द अबव अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस एंड स्टॉक इन ट्रेड हैव बीन वैल्यूड ऑन प्राइम कॉस्ट मेथड। तो सवाल आपको ये बता रहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक्स थे वो हमने किस बेसिस पे लिख लिए हुए हैं, प्राइम कॉस्ट, यानी कि इस कितने 2800 कितने पे 2800 पे, यही है ना प्राइम कॉस्ट। नाउ प्राइम कॉस्ट मेथड क्या होता है, ये आप कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। मटेरियल और लेबर को सिर्फ जिस वक्त ऐड करते हैं तो वो प्राइम कॉस्ट बनती है, और लेबर और ओवरहेड्स को जब ऐड करते हैं तो वो कन्वर्जन कॉस्ट बनती है, ठीक है। सो प्राइम कॉस्ट जो है वो दूसरे लफ्जों में मार्जिनल कॉस्टिंग को भी बोलते हैं, ठीक है। सो बहरहाल जो भी मेथड था, लेकिन अब मैं अगर पहले इसको प्राइम कॉस्ट की बेस के ऊपर वैल्यू कर रहा था तो मुझे अब अगर अक्रूवल बेसिस फॉलो करनी है तो क्लोजिंग स्टॉक 3200 होना चाहिए। इस सारी कहानी से नतीजा ये निकला कि मैंने ऊपर की प्रॉफिट की कैलकुलेशन के अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक इस्तेमाल किया है वो कौन से वाला किया है, ये वाला, जबकि मुझे यूज क्या करना चाहिए था 3200, ठीक है। तो अब इसका मतलब मुझे अगर क्लोजिंग स्टॉक की फिगर मैंने गलत लिख दी है तो वो प्रॉफिट में क्या हुई हुई है, प्लस हुई हुई है। तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे, माइनस कर देते हैं, जो गलत फिगर है उसको माइनस कर देते हैं और जो करेक्ट फिगर है उसको ऐड कर देते हैं। ये बात समझ आ गई जी सबको। सो अब जो गलत फिगर है यानी कि 2800 उसको मैं प्रॉफिट में से माइनस कर देता हूँ और जो मेरी करेक्ट फिगर है उसको प्रॉफिट में प्लस कर देता हूँ, ठीक है। सो ये हमने क्लोजिंग स्टॉक्स अपने ठीक कर दिए, इस प्रॉफिट की फिगर में प्लस माइनस कर दिया। अगला इंफॉर्मेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड्स परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल ऑफ रुपीज 4,40,000 फ्रॉम नासिर ट्रेडर्स, नो विदहोल्डिंग टैक्स वाज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। सो आपने टैक्स विदहोल्ड नहीं किया तो क्या बुरा किया, पूरी अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगी। सो बिजनेस में जाते हैं और डिडक्शंस नॉट अलाउड के टॉपिक पे जाते हैं और यहाँ पे क्या बात हो रही है, ऑल सच पेमेंट्स शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन इफ एप्लीकेबल टैक्स एट सोर्स इज नॉट डिडक्टेड व्हाइल मेकिंग पेमेंट except in case of purchase of raw material and finished goods the disallowed expense shall be limited to 20% of total purchases। अब इसमें आपने, अगर मैं आपको आपकी इंफॉर्मेशन में, आपके नॉलेज में एक इजाफा कर दूं कि जो पैकिंग मटेरियल होता है वो क्या होता है, तो फिर अब आपका कॉन्सेप्ट क्या बना, अब आप इसका क्या जवाब देंगे मुझे, क्योंकि पैकिंग में रॉ मटेरियल क्या होता है, जिससे फिनिश प्रोडक्ट बनती है, जिससे फिनिश प्रोडक्ट बनती है, ठीक है। तो वो उसी जो आपके पास प्रोडक्ट आनी है वो किसी पैकेट में पैक होके आनी है ना, मतलब जो टेट्रा पैक अगर लेट से मिल्क पैक का जो डब्बा है वो, उसका जो डब्बा है वो दैट इज आल्सो रॉ मटेरियल। ओके, सो अब क्या लगा आपको, अब आपको ये लगा कि ये 4,40,000 तो रॉ मटेरियल की परचेज है और मैंने टैक्स विदहोल्ड नहीं किया, और अगर मैं टैक्स विदहोल्ड नहीं करता तो परचेज क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द डिसअलाउड एक्सपेंस शैल बी लिमिटेड टू 20% ऑफ टोटल परचेजेस। तो इसका मतलब इसमें से कितना एक्सपेंस डिसअलाउ होना चाहिए है, 4,40,000 का 20%, ठीक है। सो वो कितना बनता है, वर्क करें, कैलकुलेट करें तो 88,000 मुझे इस प्रॉफिट में वापस जमा कर देना चाहिए क्योंकि ये डिसअलाउड एक्सपेंस है, ठीक है। एक्चुअल पूरा एक्सपेंस माइनस हुआ है प्रॉफिट में से, जो डिसअलाउड होगा मैं वापस प्रॉफिट में जमा कर दूँ। सो ये पैकिंग मटेरियल की कहानी हमने कंप्लीट कर दी। उसके बाद फ्रेट चार्जेस ऑफ रुपीज 85,000 दीज आर पेड इन कैश फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम सप्लायर। अब आपने 85,000 की पेमेंट कर दी और कैश में कर दी, तो कैश में पेमेंट तो हमें अलाउड ही नहीं है, ठीक है। कितने तक अलाउड है, कहाँ लिखा हुआ है, और कुछ लिखा हुआ है, अबव इज नॉट एप्लीकेबल ऑन फॉलोइंग, और क्या है, फ्रेट चार्ज। तो इसका मतलब ये जितनी भी प्रोविजन थी कैश में पेमेंट वाली, ये फ्रेट चार्जेस पे तो अप्लाई ही नहीं होती। तो इसका मतलब अगर आपने फ्रेट चार्जेस कैश में पे कर दिए हैं तो कुछ गलत नहीं किया आपने।
ये अगर फ्रेट चार्जेस कैश में पे कर दिए तो कुछ गलत नहीं किया। क्यों गलत नहीं किया? क्योंकि ये प्रोविजन तो अप्लाई नहीं होनी थी अगर 25,000 तक की पेमेंट होती या इन अकाउंट्स हेड ऑफ अकाउंट्स में से किसी की पेमेंट होती। ठीक है, तो फ्रेट चार्जेस इज वन ऑफ दीज अकाउंट्स और इसके ऊपर ये प्रोविजन हमने अप्लाई नहीं करनी। अगर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करनी तो इसका मतलब कैश में पे कर सकते हैं। तो ये जो 85,000 की पेमेंट है इसके बारे में अब क्या नतीजा निकला कि ये तो ठीक है, कैश में पे किया जा सकता है, तो इसलिए इसकी मुझे कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत, फ्रेट चार्जेस लिखेंगे आप और आगे बताएंगे जी कि इसकी कोई एडजस्टमेंट की जरूरत आपको नहीं है। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड सैलरी ऑफ 80,000 पर मंथ पेड टू शाहिद ब्रदर हु हैंडल्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स ऑफ द बिजनेस। अच्छा, अब ये इसमें एक चीज याद रखें, ये अक्सर ही एग्जाम में आ जाती है ये वाली एडजस्टमेंट कि किसी चाचा, मामा, ताया, भाई, बहन, बाप, बेटा, इन सब रिलेशनशिप्स को तनख्वाह दी जा सकती है बिजनेस में से। मतलब भाई होने से या कजन होने से या नेफ्यू होने से अगर वो बिजनेस का काम कर रहा है तो वो सैलरी ले सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपने दूसरी कोई वायलेशन कर दी, विदहोल्डिंग टैक्स नहीं काटा या आपने उसको कैश में पेमेंट कर दी रिक्वायर्ड अमाउंट जो बैंकिंग चैनल से ट्रांसफर होनी चाहिए थी, तो फिर ऐसी सूरत में या वो सर्विसेज बिजनेस की नहीं प्रोवाइड कर रहा, वो आपको गुजारती काम कर रहा है, आप उसको बिजनेस से तनख्वाह दे रहे हैं, तो वो ये सारी चीजें आपको डिसअलाउड है। लेकिन सिर्फ बाय वर्च्यू ऑफ दिस फैक्ट that the receiver is in relationship with the businessman, that doesn't disqualifies the expense to be claimed as expense। तो हम यहाँ पे अब इस फैक्टर को तो कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, सिर्फ और सिर्फ अगर कहाँ पे ये सैलरी वाला एक्सपेंस डिसअलाउ होता है जब पार्टनरशिप हो और पार्टनर तनख्वाह ले रहा हो या सोल प्रोप्राइटर हो और ऑनर खुद से अपने आप को तनख्वाह दे रहा हो, तो वो सैलरी डिसअलाउड होती है। ठीक है, सो सैलरी ऑफ 80,000 पर मंथ पेड टू शाहिद ब्रदर हु हैंडल्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स ऑफ द बिजनेस, तो बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि कैश में पेमेंट कर दी है या विदहोल्डिंग टैक्स नहीं काटा, तो इसलिए ये जो भाई को तनख्वाह दे रहे हैं सैलरी टू ब्रदर, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट मुझे करने की जरूरत नहीं है, ये ठीक है, ठीक एक्सपेंस है। एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 9,50,000 इनकर्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट विच इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट रेवेन्यू फॉर 5 years। तो ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो 5 साल तक फायदा देगा, तो 9.5 लाख क्या मैं एक्सपेंस आउट कर सकता हूँ? नहीं। क्या ट्रीट करूंगा इसको? क्या ट्रीट करूंगा इसको? क्या ट्रीट करेंगे? इंटेंजिबल। किस वजह से? सो ये हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि एनी एक्सपेंडिचर दैट प्रोवाइड्स एडवांटेज ऑफ बेनिफिट फॉर अ पीरियड मोर देन 1 year, तो वो इंटेंजिबल की डेफिनेशन में है। तो 9.5 लाख रुपए जिसका फायदा आपको 5 साल होना है, तो वो इंटेंजिबल है और मैंने उसको एमोटाइज करना है 5 साल के ऊपर। तो इसलिए इसका पहला काम तो ये करें कि चूंकि 9.5 लाख रुपए एक्सपेंस ये लिखा है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, तो 9,50,000 तो पहले प्रॉफिट में वापस जमा करें और एमोटाइजेशन कैलकुलेट करके उसको एक्सपेंस बना लें। सो 9.5 लाख रुपए हम यहाँ पे सबसे पहले तो ये 9.5 लाख रुपए को प्रोडक्ट डेवलपमेंट इसको वापस जमा कर देते हैं और फिर उसके बाद इसकी एमोटाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। डिवाइड बाय 5 करो तो कितना आ जाता है एमोटाइजेशन कितना आ जाता है? 1,90,000। तो ये मैं इसको एक्सपेंस बना लेता हूँ। उसके बाद पेनल्टी ऑफ ₹15,000 फॉर लेट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। नॉट अलाउड होगा। क्यों नॉट अलाउड? वायलेशन ऑफ लॉ है ये, अब आपको पता चल चुका है, अब इस राज से पर्दा उठ चुका है कि ये वायलेशन ऑफ लॉ जिस वक्त होती है, रिवाइज करने की जरूरत है स्लाइड पे कि पता है सबको। सो पेनल्टी ऑफ फाइन फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ और रिटर्न ऑफ इनकम टाइम पे जमा ना कराना, ये बिल्कुल वायलेशन ऑफ लॉ है। टैक्स टाइम पे जमा ना कराना ये वायलेशन ऑफ लॉ है। सो 15,000 को क्या करेंगे? एक्सपेंस मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो इसलिए पेनल्टी का जो एक्सपेंस है वो वापस प्रॉफिट में जमा कर। फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड प्रॉफिट ऑन डेट ऑफ 4,50,000 अर्नड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट मेंटेन्ड विद अ बैंक। ना फाइनेंशियल चार्जेस ऊपर देखो इनकम के तौर पे लिखा है या एक्सपेंस के तौर पे? एक्सपेंस के तौर पे लिखा है और यहाँ पे वो कह रहा है कि फाइनेंशियल चार्जेस में शामिल है प्रॉफिट ऑन डेट ऑफ 4.5 लाख अर्नड ऑन। इसका मतलब जो आपने पैसे रिसीव किए थे वो आपने एक्सपेंस में कहीं नेट ऑफ कर दिए, जो भी एक्सपेंस था उसमें से माइनस कर दिया। सो 4.5 लाख रुपए का प्रॉफिट ऑन डेट है जो कि आपको बैंक से मिल रहा है। ना बैंक से जो प्रॉफिट ऑन डेट मिल रहा होता है उसके बारे में हम बहुत क्लियर हैं, वो डिविडेंड का बिल्कुल
भाई है, भाई लगता है। सिर्फ एक चीज़ फ़र्क है उसकी प्रॉफिट ऑन डेट की, वो क्या कि प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर जो ज़कात होती है वो डिडक्टेबल अलाउंस नहीं बनती, ठीक है। और डिविडेंड वाला ही ट्रीटमेंट करना है। और डिविडेंड वाला ट्रीटमेंट क्या है, ज़रा जल्दी से अगर यहाँ पे हम रिवाइज कर लें कि फ़ौरन से आपने नॉर्मल टैक्स रिजीम के कॉलम को छोड़ देना है और किधर चल जाना है, FTR में। और FTR में सेपरेट टैक्सेशन में आपको अब 3 फिगर्स चाहिए। नंबर 1 फिगर इज़ ग्रॉस, नंबर 2 फिगर इज़ टैक्स इम्पोज्ड जिसका आपको रेट दिया हुआ होगा, अगर ना दिया हुआ हो तो विद होल्डिंग टैक्स को ही बना दें टैक्स इम्पोज। और तीसरी फिगर चाहिए विद होल्डिंग टैक्स। एक चौथी फिगर भी आती है और वो कौन सी है, ज़कात की, ठीक है जी। सो अब अगर मेरा सिनेरियो प्रॉफिट ऑन डेट का है तो ये ज़कात ज़ाया हो जाएगी, इसका कुछ नहीं बनेगा। लेकिन अगर मेरा सिनेरियो किसका है, डिविडेंड का है, तो फिर मैं इसी तरह ग्रॉस फिगर बनाऊंगा, टैक्स इम्पोज बनाऊंगा, विद होल्डिंग टैक्स भी बनाऊंगा, और जो ज़कात है वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में डिडक्टेबल अलाउंस बनाऊंगा, ठीक है। ये वाली जो ज़कात है इसको हमने ज़ाया क्यों कर दिया था प्रॉफिट ऑन डेट वाली को, उसकी रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि जो डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं उसमें ज़कात के सेक्शन में लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट ऑन डेट वाली ज़कात है उसको क्या करें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक्सपेंस बनाएं। और इसी तरह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखा हुआ है जो अलाउेबल एक्सपेंसेस एंड डिडक्शंस अलाउड, उसमें क्या लिखा हुआ है कि ज़कात अंडर शेयर ऑर्डिनेंस पेड बाय द पर्सन एट द टाइम प्रॉफिट ऑन डेट इज पेड टू द पर्सन। तो ये वाली ज़कात आप यहाँ पे एक्सपेंस बना लें। लेकिन जिस वक्त आप FTR के रूल्स पढ़ते हैं, क्योंकि प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो FTR का आइटम है, तो आप FTR के रूल्स पढ़ते हैं तो पता चलता है प्रॉफिट ऑन डेट तो इस कॉलम में है और इस कॉलम में तो एक्सपेंस माइनस करने की इजाज़त है ही नहीं। तो इसलिए वो ज़कात घूमते फिरते अपना सफ़र ट्रैवल करते करते आखिर में उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो ज़ाया हो जाएगी। ओके जी, अब हम ज़रा यहाँ सवाल में से इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। द बैंक, सबसे पहला काम तो ये करें कि ये जो बिज़नेस का जो प्रॉफिट है, ये जो बिज़नेस का प्रॉफिट है जिसमें प्रॉफिट ऑन डेट क्या हुआ है, डेफिनेटली ऐड हुआ है। अगर फाइनेंशियल चार्जेस में वो नेट हुआ था तो प्रॉफिट में तो जमा ही हुआ है ना। तो अगर प्रॉफिट में जमा हुआ है, सबसे पहले तो इसका हेड ऑफ इनकम सही करने की ज़रूरत है। तो मुझे इसको पहले तो बिजनेस के इनकम से निकालना है, ठीक है। सो बिजनेस की इनकम से मैं प्रॉफिट ऑन डेट को क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, क्योंकि ये इस हेड ऑफ इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक 4.5 लाख रुपए जो है वो प्रॉफिट ऑन डेट इस हेड ऑफ इनकम का आइटम ही नहीं है, बल्कि इसको कहाँ पे नज़र आना चाहिए, इसको नज़र आना चाहिए किसी भी हेड ऑफ इनकम में नहीं आएगा जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ टैक्सेबल इनकम, लेकिन FTR में 4.5 लाख रुपए जाएंगे और इसके ऊपर टैक्स इम्पोज होगा और जो टैक्स विदहेल्ड हुआ है वो इसमें से माइनस होगा और इसकी जो ज़कात है उसको हम क्या करेंगे, ज़ाया कर देंगे, कुछ भी ट्रीटमेंट उसका नहीं करेंगे। तो प्रॉफिट ऑन डेट का तो मैंने ये मामला कर दिया जी और अपने प्रॉफिट में से उसको निकाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट आइटम देखें ज़रा कौन सा है, अदर इनकम। अदर इनकम में क्या शामिल है, कैपिटल गेन ऑफ ₹45,000 रिसीव नेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स 6,750 ऑन सेल ऑफ 20,000 शेयर्स इन मेटल लिमिटेड इन नवंबर 2021। ML इज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऑन 1 जनवरी 2020। शाहिद परचेज दी शेयर्स फॉर 2 लाख एट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ही हैड क्लेम टैक्स क्रेडिट ऑफ 15,000 ऑन सच इन्वेस्टमेंट इन टैक्स ईयर 2020। रेंट ऑफ, अच्छा ये इसके बाद रेंट की बात आ गई। ओके, सो शेयर्स की जब भी इंफॉर्मेशन आती है तो थोड़े से आपने अपने कान और आंखें खोल लेनी है। बहुत ही मनहूस ये एडजस्टमेंट होती है क्योंकि इसमें डेट्स और वो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर लिंक हो रही होती हैं। अच्छा, अब देखो सवाल, पहले ज़रा हम सिनेरियो को इवेल्यूएट कर लेते हैं कि होता क्या है जब आप शेयर्स खरीदते हैं। तो क्या होता है, शेयर्स खरीदते हैं जब आप, तो कॉस्ट इनकर होती है और वो कॉस्ट जो है वो किस वक्त इस्तेमाल होती है, जिस वक्त वो शेयर डिस्पोज ऑफ होता है, ठीक है। और डिस्पोज ऑफ जब होता है तो हेड ऑफ इनकम कौन सा होता है, कैपिटल गेंस का। और ये जो कैपिटल गेंस का हेड ऑफ इनकम है इसमें हमने एक अलहदा से एक आइटम पढ़ा हुआ है जिसका क्या नाम था, सिक्योरिटीज। और शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी जो है वो सिक्योरिटी की डेफिनेशन में है और इसके लिए अलहदा रेट ऑफ टैक्स लगते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो सवाल में जो आपको शेयर बताए हुए हैं, क्या वो लिस्टेड कंपनी के हैं? ML is listed on Pakistan Stock Exchange
ऑन 1 जनवरी ब्ला 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 किस वक्त डेट को इसने परचेज किया था। सो अब यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि है तो ये सिक्योरिटी, और हेड ऑफ इनकम कौन सा होगा, कैपिटल गेंस। तो सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि अदर इनकम से इसको निकालते हैं, क्योंकि अदर इनकम तो मेरे बिजनेस इनकम में है ना। अदर इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दो डिफरेंट चीज़ें। सब हमारा जो कैपिटल गेंस का आइटम है, कैपिटल गेंस का आइटम, इसको तो अपनी इनकम में से क्या कर दें, फौरन माइनस कर दें, और एक अलहदा हेड ऑफ इनकम बनाएंगे ना, एक अलहदा हेड ऑफ इनकम बनाएंगे। कौन सा, क्या नाम होगा उस हेड ऑफ इनकम का, कैपिटल गेंस, ठीक है। और इस कैपिटल गेंस में वर्कआउट करेंगे कि मेरा एक्चुअली कैपिटल गेन कितना है, और उसके ऊपर टैक्स जो है विदहेल्ड कितना हुआ, और ग्रॉस जो है वो कैपिटल गेन कितना बनता है। सो वो विदहोल्डिंग टैक्स चूंकि उन्होंने बताया हुआ है 6,750 बताया मैंने, तो हम ये मैंने आपको बताया था टैक्स की कैलकुलेशन में इनकम में जितनी भी फिगर्स आएंगी सारी ग्रॉस होनी चाहिए। सो अब अगर यहाँ पे बताया हुआ है कि 45,000 नेट ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स 6,750, तो मैं जो कैपिटल गेंस के हेड ऑफ इनकम में फिगर लेकर जाऊंगा वो मुझे कौन सा फिगर चाहिए होगा, ग्रॉस फिगर। और जो मेरा हेड ऑफ इनकम है यहाँ पे जिस वक्त मैं इसको ये कैपिटल गेंस लिखूंगा और यहाँ पे 51,750 ग्रॉस फिगर लेकर, ठीक है। और बिजनेस में से मैंने इसको, बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में से मैंने इसको माइनस कर दिया, क्योंकि उसमें उसने बताया हुआ है कि 45,000 आपने अदर इनकम में जमा किया हुआ है। कैपिटल गेंस ऑफ रुपीज़ 45,000 रिसीव नेट ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स, तो आपने अदर इनकम में कितने पैसे लिए हुए, 45,000, तो इसी को हमने माइनस कर देना। अच्छा जी, अब एक और भी इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है। वो क्या दी हुई है, जब आप शेयर्स खरीदते हैं, जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो एक और काम भी होता है। वो क्या होता है, टैक्स क्रेडिट्स, ठीक है, अंडर पार्ट 10 चैप्टर 3, और ये था टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड इंश्योरेंस। तो अगर आपने शेयर्स खरीदे तो आप एक टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। और उस टैक्स क्रेडिट्स के लिए ज़रूरी है कि इफ़ शेयर्स सुकूक्स आर डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 24 months ऑफ इट्स एक्विजिशन और इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर्ड विद इन 2 years ऑफ इट्स एक्विजिशन, then tax payable shall be increased by the amount of tax credit previously claimed due to acquisition of these shares or insurance policy। इस सेंटेंस का आप तर्जुमा आपको समझ आना चाहिए कि अगर मैंने माजी में कोई शेयर खरीदे और उसका टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया, अपना टैक्स रिड्यूस कर लिया, और उन शेयर्स को मैं 24 महीने से पहले बेच देता हूँ, तो जितना टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस सवाल का इंफॉर्मेशन देखो, इसमें वो क्या बता रहा है कि ही हैड क्लेम्ड द टैक्स क्रेडिट ऑफ 15,000 ऑन सच इन्वेस्टमेंट इन टैक्स ईयर 2020। अब 2020 में अगर आपने 15,000 का टैक्स क्रेडिट क्लेम किया, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखना यह है कि क्या मैंने इसको 24 महीने से गुजरने से पहले बेच दिया, क्या मैंने ऐसा किया, तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि खरीदा कब था। तो परचेज की डेट बताई हुई है, ये कौन सी डेट है, इन नवंबर 2021। इसमें तो इसने बेचा है ना, सेल किया, और खरीदा कब है, ऑन 1 जनवरी 2020 शाहिद परचेज्ड। जनवरी 2020 में खरीदा, तो इसका मतलब दिसंबर 2020 तक एक साल पूरा हो गया ना, दिसंबर 2020, और फिर दिसंबर 2021 में होने थे 2 साल, लेकिन आपने कब बेच दिया, नवंबर 2021 में, तो इसका मतलब 2 साल पूरे होने से पहले आपने बेच दिया। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि ये जो 15,000 का टैक्स क्रेडिट है ये रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करना पड़ेगा का मतलब ये कि यहाँ पे जब आप टैक्स क्रेडिट्स बनाएंगे ना, तो अब 15,000 एक प्लस फिगर आएगी, यानी माइनस नहीं होगा ये टैक्स क्रेडिट। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपका ये टैक्स क्रेडिट अब रिवर्स होना है। अच्छा जी, रेंट ऑफ 9,80,000 रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन बदीन, नो विद होल्डिंग टैक्स वॉज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ रिसीट। 9,80,000 ये तो रेंट है, तो ये क्यों एग्जेम्प्ट है, प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में, हाँ तो आपने एक दफ़ा रिवाइज करनी है एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन। तो उसमें 3 चीज़ें थी कि एनी इनकम फ्रॉम लैंड और बिल्डिंग, जो कि लैंड जो कि इस्तेमाल होती हो फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, एनी रेंट फ्रॉम लैंड और बिल्डिंग जो कि इस्तेमाल होती है एग्रीकल्चर पर्पसेस। तो 9,80,000 रुपये तो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगा, लेकिन इसको हम लिख लेते हैं क्योंकि हमने एक और फिगर भी कैलकुलेट करनी है। कौन सी,
टोटल इनकम बनाने के लिए मैं एग्जेम्प्ट इनकम भी लिखूंगा प्रॉपर्टी इनकम के सामने, और ये बेसिकली जहाँ पे टोटल इनकम एग्जामिनर ने पूछी होगी वहाँ पे आपका फॉर्मेट कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि टोटल इनकम की डेफिनेशन आप अगर पढ़ेंगे अपने टैक्स लॉ में तो उसमें सारी इनकम शामिल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर तो वो अमाउंट आनी है जिसके ऊपर टैक्स रेट लगना है। इसके बाद क्या है जी, टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अमाउंट टू ₹6,80,000, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बाय द कस्टमर अमाउंट टू ₹8,75,000, अनएब्जॉर्ब टैक्स डेप्रिसिएशन ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम टैक्स ईयर 2021 ₹5,68,000। तो टैक्स डेप्रिसिएशन में तो कोई एतराज़ नहीं है हमें, ये तो बिल्कुल जायज़ एक्सपेंस है, एक्सपेंस बनेगा 6,80,000। तो 6,80,000 मेरे बिजनेस में बिल्कुल एक्सपेंस के तौर पे इसको जगह दी जाएगी, ठीक है जी। और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बाय कस्टमर्स 8,75,000, इसकी डेस्टिनेशन क्या है, ये विद होल्डिंग है और ये बेसिकली यहाँ पे आएगा, ठीक है जी, विद होल्डिंग टैक्स। सो इसमें बेसिकली जमा हुए हैं और भी कोई विद होल्डिंग टैक्स होंगे, हमने वर्किंग नोटिस का बनाया हुआ है अलग से। सो ये कस्टमर्स ने जो 8,75,000 और जो शेयर्स के ऊपर विद हेल्ड हुआ था वो भी यहाँ पे माइनस इकट्ठा हो जाएगा, और प्रॉफिट ऑन डेट का विद होल्डिंग टैक्स अलग से बताया हुआ है सवाल में। ओके, अनएब्जॉर्ब टैक्स डेप्रिसिएशन ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम टैक्स ईयर 2021 जो कि कितनी है 5,68,000। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का टाइम लिमिट कितना होता है, अनलिमिटेड, और इसको माइनस करते हुए हमें एक एहतियात करनी है, वो कौन सी, कि अगर मेरे इनकम जिसमें से वो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस होना है, अगर वो क्या है, अगर 10 मिलियन से कम है तो फिर तो मैं पूरी का पूरा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस कर सकता हूँ। लेकिन अगर 10 मिलियन से ज़्यादा है तो फिर उस इनकम के 50% तक अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस हो सकती है। तो हमारे पास, क्योंकि इस सवाल में अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन थी, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन, ये देखें मैंने जिस वक्त सॉल्व किया इस सवाल को, ये मैंने बिल्कुल एंड पे आखिरी आइटम बनाया है डेप्रिसिएशन का। इससे पहले एक इनकम की फिगर वर्कआउट कर ली है जो कि 10 मिलियन से क्या बनती है, 10 मिलियन से कम बनती है। अगर कम बनती है तो इसके वो 50% रूल अप्लाई नहीं होगा तो मतलब ये कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पूरे का पूरा मैं माइनस कर सकता हूँ, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड, हाँ ये तो हो गया था, रेंट ऑन एग्रीकल्चर लैंड ये हम माइनस कर चुके हैं, ठीक है जी। सो यहाँ से हमने बिजनेस इनकम वर्कआउट कर ली 4,967,000, सो ये आ गया 4,967,000 बिजनेस इनकम। यहाँ से आपने बना ली टोटल इनकम, फिर आ गया टैक्सेबल इनकम, फिर कैपिटल गेंस के ऊपर चूंकि इसमें सेपरेट ब्लॉक है तो इसके लिए अलग रेट ऑफ टैक्स होगा, और जो बाकी एनटीआर इनकम है उसके ऊपर नॉन सैलरीड का रेट होगा। आई थिंक बाकी में कोई ऐसी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, ठीक है। यहाँ तक किसी और कोई सवाल है, एनी क्वेश्चन, कोई चीज़ समझना है। डिविडेंड पे कल किसी ने मुझे मैसेज किया था, किसने किया था कि दोबारा एक्सप्लेन करूँ। ज़कात को डिडक्टेबल हो। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको बंद करते हैं आई कैप की बुराई करने में।